अभी हम कंपटीशन के डायरेक्टर्स के साथ यहाँ पे उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे जो कि उनके कॉलेज लाइफ से भी रिलेटेड होगा। काफ़ी अच्छे स्टोरीज़ भी आ सकती हैं एंड साथ ही साथ जो भी अभी जे एस्पायरेंट्स हैं उनका करियर में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स के टीचर अवेलेबल हैं तो वो सब में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे होंगे। तो एक बार सर आप लोग अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। मेरा नाम मोहित त्यागी है और आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम IIT दिल्ली। 2001 से आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE प्रिपरेशन। स्टार्टिंग में लगभग 10-11 साल मैंने कोटा में पढ़ा है, अभी जयपुर में पिछले 10 साल से। और बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पूरा सिलेबस डाल रखा है जितना भी हमें आता है। उसका मतलब है कि कोटा की किसी भी टॉप कोचिंग में, सो कॉल टॉप कोचिंग में जो पहले बैच में पढ़ाया जाता होगा, जो कंटेंट डिलीवर किया जाता होगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल एट आवर चैनल। हाँ, इवन शायद जितने भी जे एस्पायरेंट्स होंगे उनको इतना बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी, सब लोग जान ही गए होंगे, बट फिर भी एक बार। हेलो एवरीवन, आई एम अमित विजानी, शॉर्ट फॉर्म ABJ। मैं 2008 में IIT दिल्ली इंजीनियरिंग फील्ड से पास हुआ, तब से मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ IIT JEE एस्पिरेंट्स को। 2013-14 तक मैंने कोटा में पढ़ाया, उसके बाद से मैं सब लोगों के साथ जयपुर के अंदर अभी कॉम्पिटिशन के अंदर मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल के थ्रू फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। हेलो, मैं आलोक कुमार, बच्चे ALK सर के नाम से जानते हैं। मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ NIT इलाहाबाद से 97 में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं कुछ इंडस्ट्रीज़ में था, फिर मैं इंडियन स्पेस में साइंटिस्ट के रूप में रहा करीब 7 साल। फिर मैं 2005 में पढ़ा, तो मैं खैर 2003 से ही रहा हूँ शाह स्पेस सेंट्रल स्कूल में श्रीहरिकोटा में। बट फॉर्मल जो टीचिंग मैंने स्टार्ट की ऑर्गेनाइज कोचिंग्स में, वो कोटा में मैंने स्टार्ट की 2005 की शुरुआत से। और उसके बाद मैं रेजोनेंस में 2008 से लगभग 2020 तक रहा। फिर हमने कंपटीशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और थ्रू यूट्यूब चैनल मेरा फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, जो कि बेस्ट पढ़ा सकते हैं बच्चों को टॉप बैचेस में। दैट इज़ ऑल अवेलेबल एट अवर यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी। हेलो बच्चों, मेरा नाम नीरज सैनी है। 2006 में पढ़ाना स्टार्ट किया था JEE के स्टूडेंट्स को और तब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। और हम पूरा फोकस करते हैं बच्चों को पढ़ाने पर इस तरह से कि रिएक्शंस को, कॉन्सेप्ट्स को बच्चा बिल्कुल अंदर तक फील कर सके, समझ सके। दैट्स ग्रेट सर। आई थिंक हम लोग ये जस्ट एक इनफॉर्मल वीडियो के कारण ये सब कर रहे हैं, बट सारे बच्चे जो भी यहाँ पर अभी देख रहे होंगे वो आप लोगों को ऑलरेडी जानते होंगे, हम ही नहीं जानते होंगे बल्कि। तो अभी तो ये आप लोगों की प्रोफेशनल जर्नी हो गई, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आपकी स्कूलिंग या फिर थोड़ा जो कॉलेज लाइफ से आपका था उस पार्ट को आप सामने लाएं, जिससे ये बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर रहा हो और जो बच्चे अभी कॉलेज जा रहे हो उनको कुछ सीखने को मिले। हाँ, जहाँ तक स्कूलिंग की बात है, जैसे मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। हाँ। तो स्कूल तो मेरी भी बिल्कुल कॉलोनी में स्कूल हुआ करती थी। हाँ। मतलब 10th तक तो हम लोग बिल्कुल कॉलोनी के पास में की स्कूल थी, उसी में जाया करते थे। मतलब IIT क्या होती है उस समय तो पता भी नहीं था। हाँ। फिर 2 साल हम जयपुर के ही महावीर स्कूल में पढ़े। फिर BSc किया हमने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से और उसके बाद MSc MDS यूनिवर्सिटी से किया। तो मतलब ऐसे बिल्कुल वैसा ही परिवेश होता है जैसे ज़्यादातर बच्चों का फील कर सकते हैं बच्चे कि हाँ, एक नॉर्मल स्कूल से बिल्कुल आगे तरफ पढ़ने वाले। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुरादाबाद ज़िले का। और छोटी जगह पे स्कूल भी मतलब ऐसे ही होते हैं, एवरेज से जैसे होते हैं। बट नॉर्मल जैसे पढ़ते थे वैसे, जैसे सर ने कहा ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कब 12वीं हो गई, बता दिया था 11वीं क्लास में किसी ने कि भाई ये IIT और इन सब के एग्ज़ाम होते हैं। तो हमने भी फार्म वार्म भर दिए और फिर 1 साल का ड्रॉप लिया, ट्यूशन व्यूशन पढ़े कुछ, और फिर कोचिंग मतलब ये पढ़ के ट्यूशन हो गए NIT इलाहाबाद में, पढ़ लिए, पता ही नहीं चला कब बहाव में बह करके ग्रेजुएट भी हो गए। उसके बाद फिर समझ में आई कि यार कुछ कमाना भी पड़ता है, वरना ताने खाने को मिलेंगे। एंड दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड। सर रैगिंग
यार रैगिंग आजकल ना थोड़ा डेरोगेटरी वर्ड है, मतलब रैगिंग हमारे टाइम पे तो खूब ज्यादा होती थी और अच्छे से ग्रिल भी करते थे। अब तो शायद मेरे ख्याल से लगभग IITs NITs से बिल्कुल खत्म है और ठीक भी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रैगिंग शब्द ना यूज करते हुए मतलब एक इंटरेक्शन है, हेल्दी इंटरेक्शन सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में कॉलेज में रहता है। बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में जा रहे होंगे IITs में NITs में, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि थोड़ा स्पोर्टिवली ले, थोड़ा सा हेल्दी तरीके से चीज़ों को डील करें। इससे आपका हेजिटेशन कम होगा, इंटरेक्शन वाली पावर बढ़ेगी, आपको इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ती हैं बच्चों की। तो और वो काम करती हैं जब 4 साल बाद आप इंटरव्यूज में बैठते हो, GDs में बैठते हो या और आउटर वर्ल्ड को फेस करते हो। तो मेरे ख्याल से आप रैगिंग शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो वो तो एक अच्छा शब्द नहीं है, डेरोगेटरी है। बट इंटरेक्शन इज ऑलवेज नीडेड विद द सीनियर्स हेल्प अ लॉट। थैंक यू सर। मैं सीकर राजस्थान से, और मैं 10th क्लास तक तो सीकर में ही पढ़ा। उसके बाद 11th 12th मैंने कोटा से पढ़ाई की, और उसके बाद IIT दिल्ली से पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई नहीं। जब दिल्ली 2004 में गए तो रैगिंग से मुझे कुछ याद आया कि हमारे टाइम तो रैगिंग फिर वो ठीक ठाक होती थी, अच्छी खासी होती थी। फैंटम बनाते थे, नंगा भी करते थे। तो उस टाइम तो अच्छी खासी होती थी। आजकल तो खैर उसके मेरे ख्याल से एक बड़े दस भी नहीं है। हाँ। तो एक्चुअली क्या था कि IIT के जस्ट कैंपस के पैरेलल में JNU का कैंपस है। उस JNU के ओल्ड कैंपस के अंदर एक CRPF का कैंपस भी था, उसमें मेरा भाई इंस्पेक्टर था। तो मैं ऐसे बोल रखा जाती कि ना, मैं जैसे गया ना, मैंने मेरे भाई को बोल दिया कि तू 2-4 बार ना हॉस्टल में यूनिफॉर्म में रहने। मैं तो मैंने आगे यहाँ पर आ इसलिए रहा हूँ कि तू यूनिफॉर्म में आया ना। मेरा भाई मेरे जाते ही अगले 1 वीक के अंदर 2 या 3 बार वो मेरे से मिलने के लिए यूनिफॉर्म में आया। देयर वाज नो नीड टू कम इन यूनिफॉर्म है, बट फिर वो यूनिफॉर्म में आया। तो वहाँ के बाद को पता लग गया कि यार इसकी तो कुछ खास रैगिंग लेनी है नहीं। तो मुझे तो फैंटम नहीं बनाया गया। बट अपने रूम पार्टनर को आपने नहीं बचाया? नहीं, उसको मैंने बचाया। जिस दिन मेन रैगिंग थी, जैसे रात को फैंटम बनना था, उस दिन मैं और मेरा रूममेट जो थे ना, वो हम CRPF के कैंपस में डिनर करने के लिए गए। जब हम वापस आए तब तक वो फैंटम वाला मामला हो चुका था। तो हम रात को लेट पहुंचे, तो हम फैंटम बने नहीं, बल्कि मेरे रूममेट ने अगले साल बहुत फैंटम बनाया। उसने फैंटम बनाने में या फिर जो मतलब रैगिंग लेने में जितने रिकॉर्ड होते हैं वो सारे तोड़ रखे। मतलब उसने वो रैगिंग दी नहीं ली। मैंने जो अपनी इनिशियल पढ़ाई की थी वो एटा करके एक जगह है, 12th तक वहाँ से पढ़ाई की थी। कहने के लिए वैसे वो जगह बट पूरा गाँव जैसा ही है। और हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी गवर्नमेंट कॉलेज में 12th तक। उसके बाद 1 साल ड्रॉप लेके मैंने जेई की तैयारी की थी, टेक्निक। देन आई गॉट इनटू IIT, और वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने स्टार्ट किया, विच वाज डेफिनेटली नॉट ऑफ माय लाइक। तो वहाँ पे कैंपस में भी पढ़ाई तो बिल्कुल एक ये बात है। दूसरा जो रैगिंग की जैसे सर लोग बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे वापस काफ़ी IIT दिल्ली में स्ट्रिक्ट था, क्योंकि हमसे 1 साल पहले ही किसी बच्चे की डेथ हुई थी, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। हमारा तो मतलब उल्टा सीनियर्स डरते थे हमारी। अगले साल मैंने जरूर लेने की कोशिश की। मैं बहुत क्लोजली फंसते ही बचा, मतलब टीम घूमती थी, उन्हें पकड़ भी दिया किसी बच्चे के साथ कि क्या रैगिंग करो, बच्चा अच्छा निकला और उसने बोले रैगिंग नहीं चलती। मेरे हिसाब से रैगिंग जैसी जो चीज़ है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक बार जब जैसे बोलते हैं कि बहुत सारे जो सॉफ्ट बच्चे होते हैं वो थोड़े से पक्के हो जाते हैं, और वो आगे चल के लाइफ में बहुत ज़्यादा ही मतलब जैसे बोलते हैं बच्चा सेंसिटिव नहीं रहता किसी भी चीज़ को लेकर। तो दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई भी और हो। तो इस तरह के इंटरेक्शन तो जरूर होने चाहिए। तो ऐसा फील होता है कि हर बच्चा फर्स्ट ईयर में जरूर ये सोचता है कि रैगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर क्रॉस होते ही जरूर ये सोचता है कि होनी ही चाहिए। तो वो मेरे भी विचार हैं बिल्कुल ऐसे। एक क्वेश्चन और था, जस्ट एक्चुअली सर आपने बोला कि आप हिंदी मीडियम से, वो उससे पहले हम लोग जानते थे हिंदी में, हम दोनों भाई भी हिंदी मीडियम से एक्चुअली पढ़े, बट हमारी एक्चुअली वो मतलब जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड के, तो उनको ये डाउट होता है कि अगर कॉलेज में गए तो उधर इंग्लिश के कारण उनको कुछ मतलब ऐसा फेस तो नहीं करना पड़ेगा जिसकी वजह से उनको मतलब बाकी बच्चों से पीछे रहना पड़े, या ऐसी कौन सा मतलब आप सजेशन देना चाहेंगे जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कॉन्फिडेंस में आकर के वो प्रॉपर प्रिपरेशन पे फोकस करें, ना कि इन सब बातों पर। जैसा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता सर, बट आपका सजेशन आई थिंक।
मतलब मेरे हिसाब से जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो जिस इंस्टीट्यूट में किया था वहाँ सब कुछ इंग्लिश में ही चल रहा था। तो जो मेजर हर्डल था वो तो उसी टाइम पे शुरू के 2-3 महीने में फेस करना पड़ा था। उसके बाद तो आई विल नॉट से कि मैं बिल्कुल ही फ्लुएंट था या फिर बिल्कुल ही अच्छा था, कुछ ऐसा तो नहीं था। कुछ क्वेश्चन तो फिर भी नहीं समझ में आते कि बोलना क्या चाहता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज का जो बैरियर था, बट वो तो कभी ना कभी आपको फेस करना ही पड़ेगा। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाके अगर कोई बच्चा मान लीजिए वहाँ पे पहुँच रहा है, इंजीनियरिंग पहुँच रहा है, तो उससे पहले उसके कोर्स समझ में आया होगा डेफिनेटली और उसने परफॉर्म किया होगा, तो कॉलेज में जाके तो बिल्कुल मेरे को लगता नहीं कोई भी दिक्कत आती है इस तरह की। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बहुत बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना ठेठ देसी इंजीनियर में कभी 10वीं नहीं किए होंगे बट वो भी लास्ट में डिग्री लेके निकलते हैं। तो ऐसी कोई कॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो डेफिनेटली शुरू के 1-2 महीने में दिक्कत आएगी और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू गो थ्रू दिस ड्रिलिंग। और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आगे चल के आपके अंदर कोई वैल्यू एडिशन ही हो रहा है, ये तो मेरे ख्याल से आना चाहिए और आ भी जाएगा। जो भी बच्चा कंसिस्टेंटली 1-2 महीने तक जो जिसे बोलते हैं सह गया वो फिर आगे निकल गया। आई थिंक अभी उन्हें इतना सोचना नहीं चाहिए हिंदी या इंग्लिश पे। हाँ सर, एक ये फीलिंग आती है कि मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है बट बाकी सबको तो आ ही रहा है समझ में। तो जिसकी वजह से मेरी थोड़ी रैंक नीचे हो जाएगी तो होने को उसमें क्या है, इसका और कोई इलाज नहीं है। 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो उससे थोड़ी सी रैंक नीचे आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट आई वुड से कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रिपरेशन एंड लाइफ, यू शुड डील विद इट। भी लोग लाइक ऑनलाइन मीडियम और ऑफलाइन मीडियम दोनों को बहुत अच्छे से फेस किए हैं। पहले ऑफलाइन, फिर बीच में ऑनलाइन, फिर उसके बाद वापस ऑफलाइन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हुए। तो आप लोग लाइक क्या फील करते हैं कि ऑनलाइन वाला फेज कैसा है एंड ऑफलाइन वाला क्या है, एंड स्टूडेंट्स को कौन सा प्रीफर करना चाहिए? देखो, जैसे आपने एक सवाल पूछा कि पहले ऑफलाइन था, फिर कोविड आया, ऑनलाइन आया, फिर वापस ऑफलाइन आया। मैं थोड़ा डिफर करता हूँ इसमें। ऑनलाइन परसिस्ट एंड विल परसिस्ट, विल इम्प्रूव, विल इंक्रीज। मतलब ऑनलाइन के इतने फायदे हैं, ऑनलाइन कोचिंग में एफिशिएंसी मतलब एट इट्स बेस्ट है। बच्चे का आने जाने का, रिलोकेशन का सारा टाइम, रिलोकेशन का खर्चा, हॉस्टल में रहने का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। किसी के लिए तो आसान होता है उतनी फीस देना, हॉस्टल का खर्चा वहन करना, बहुत सारों के लिए आसान नहीं होता। yes, yes. बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे गांव से भी आते हैं, किस परिवेश से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड समय के साथ बढ़ी है, 5G भी आ गया है, अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में शायद और अच्छा हो जाएगा। तो ऑनलाइन इज वेरी गुड। और ऑफलाइन के कुछ फायदे हैं कि टीचर सामने दिख रहा है, कुछ ट्रेडिशनल सी फीलिंग आती है कि हाँ टीचर सामने दिख रहे हैं, कोई डाउट पूछ सकता हूँ। ऑनलाइन में भी बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, बट एक फीलिंग सी रहती है बच्चों को। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चा डिसिप्लिन में रहकर के पढ़ाई कर सकता है, उसे टेबल चेयर पर बैठ करके पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 घंटे रोज निकाल सकता है, तो फिर तो पैसे बचाओ, एफिशिएंटली पढ़ो ऑनलाइन मोड में। पढ़ाते हैं हम, हमारे पास तो खूब बच्चे पढ़ते हैं, खूब बच्चे एनरोल करते हैं 11th में, 12th में, ड्रॉपर्स में। हम जानते भी हैं, उनको बोलते हैं प्रथम बैच, प्रखर बैच, प्रवीण बैच। बाकी ऑफलाइन भी है, कोई अगर मान लो डिसिप्लिन का इशू है, कोई चाहता है नहीं सामने सामने मुझे एल के सर दिखने चाहिए, एम के सर दिखने चाहिए, आ जाओ भाई जयपुर, अभी आ रहे। लाइक ये तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हो गया। आप लोगों को पढ़ाने में किस में ज़्यादा मजा आता है, जब आप लोग ऑफलाइन पढ़ा गए होते हैं या ऑनलाइन पढ़ा गए होते हैं? यार देखो, मतलब हम इतना ज़्यादा पढ़ा चुके हैं ना, मतलब अब हम मतलब प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं कि बच्चों को कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ा के चलना है और इंटरेस्ट भी जगा के रखना है बच्चों का। तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस फील होता नहीं है। ऑफलाइन में कभी कभी है कि बच्चे जैसे हंस लिए तो हम भी हंस लिए, ऑनलाइन में भी हम कभी कभी खुद ही जोक मार देते हैं हल्का फुल्का, तो बच्चों को भी थोड़ा सा लगना चाहिए। बस ये थोड़ा बोला हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। आई डोंट कंसिडर मच डिफरेंस। ओके सर। एंड सर, अभी आप ये जोक वाली बात किए एंड आप इनऑर्गेनिक पढ़ाते भी हैं, तो थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स ऐसा फील करते हैं कि इनऑर्गेनिक ऐसे लगातार अगर 1 घंटे 1.5 घंटे चल गया लेक्चर तो कितना भी अच्छा पढ़े थोड़ा बहुत वो बोर होने लगते हैं एंड फिर उनकी सोने वाली हालत हो जाती है। तो इस पे क्या कहना है? लाइक आपने भी ऐसा फील किया है क्या जब आप तैयारी करते थे या जब अभी पढ़ा रहे होते हैं? यार जब तैयारी करते थे तब तक कुछ याद
पुरानी बात, बहुत पुरानी भी नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई की उस टाइम पे, और केमिस्ट्री की वजह से हम गए भी नहीं NIT, मैथ्स की वजह से गए। ML खन्ना बुक आती थी, अच्छे से कर डाली, वही एक किताब से काम मिल गया, और जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वो भी सर उसी के क्वेश्चंस करवाते थे, हो गया काम, मतलब फिजिक्स मैथ्स से काम बन जाता है। मगर अब तो केमिस्ट्री भी चाहिए अच्छी रैंक लाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा भ्रांति है ये कि इनऑर्गेनिक लेस इंटरेस्टिंग है। अगर कोई बच्चा मेरे YouTube चैनल से अगर पढ़ेगा तो शायद इनऑर्गेनिक में मैंने सबसे ज़्यादा कहानियाँ, किस्से सुना रखे हैं, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस फॉर्म में हो सकता है। अब वाइट फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो ल्यूमिनेसेंस शो करता है, बहुत ही सॉलिड भी बोलते हैं उसको, तो यूज़ करते हैं, मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से वो टीचर और बच्चों का कनेक्ट जब बैठ जाए तो कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब बोरिंग नहीं होता, थोड़ा सा याद करने वाला कंपोनेंट है। हाँ, मतलब ये तो सच्चाई है, इसको कुछ स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं होते, बट जिनको अच्छी रैंक लानी उनको तो ये मान के चलना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि अभी कंपटीशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है, तो ऑफलाइन वाला जो सेंटर है वो मेनली जयपुर में है। तो अभी जैसे कि हम लोग पूर्वांचल से हैं, यूपी के, एंड मोस्टली कोटा में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बिहार एंड पूर्वांचल वाले एरिया के ज़्यादा होते हैं। तो अभी लाइक क्या उधर के रीजन वाले स्टूडेंट्स भी इधर आना प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं जयपुर? लाइक जो एक स्टूडेंट्स में माहौल होता है कि लाइक कोटा चलेंगे JEE, जैसे दिल्ली जाएंगे UPSC, वैसे जयपुर में कुछ ऐसा क्रिएट हो पा रहा है कि नहीं अभी के लिए? हाँ बिल्कुल, जैसे स्टार्टिंग में लास्ट ईयर हम लोगों ने ऑफलाइन खोला था। हाँ। तो उस समय तो ऐसा ही था कि जयपुर में है तो जयपुर का ही आसपास का स्टूडेंट ज़्यादा आएगा, बट इसका बिल्कुल डिफरेंट हुआ पिछले साल भी और इस साल भी। अच्छा। मतलब बिहार से, यूपी से, MP से, वेस्ट बंगाल से भी स्टूडेंट थे। अच्छा। और जयपुर का स्टूडेंट तो खैर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, लेकिन वहाँ का स्टूडेंट जो मैंने बताया, जैसे बिहार का स्टूडेंट जो था फर्स्ट टाइम, बिहार का स्टूडेंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि YouTube चैनल से भी जुड़ा हुआ था, और ऐसे देहात से भी बच्चे जुड़े हुए थे जो कि जिनके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, बट वो YouTube से पढ़ते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई अफसर के साथ में जाके वहाँ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा है। सो एक्चुअली सर, मैं आज भी स्टूडेंट्स के रिव्यू लेने भी गया था, तो वहाँ पर मुझे एक तमिलनाडु का भी बच्चा मिला और मतलब झारखंड का भी बच्चे मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप किस वजह से आए हो? तो लाइक सर लोगों को देखते थे और इसके बाद अब पता लगा कि अच्छा ऑफलाइन खुल गया, और एक प्रकार से आप लोग थोड़ा सा जो ओवरऑल देखा जाएगा जो बिग इंस्टीट्यूट्स थी मतलब अभी हैं इस फील्ड में, उनका जो मतलब फीस है वो काफ़ी ज़्यादा, उनसे आप तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी स्टूडेंट्स के फेवर में रखे हुए हैं। तो वो चीज़ भी वो बोल रहे थे कि अभी वो भी फेवर कर रहा है हमारे लिए, एंड सर लोग से पहले पढ़ा हुआ था, विश्वास था, तभी तमिलनाडु से कोटा ना जा करके जयपुर आ गए। एंड अब सर आगे थोड़ा सा हम लोग कोचिंग जर्नी के बारे में। सर एक्चुअली आप लोग पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, बट फिर अचानक से मतलब आप लोगों को क्या ऐसा लगा कि ऑफलाइन आ करके इंस्टीट्यूट खोल करके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आप लोग, ऐसा? इसका जर्नी ये है कि पहले हम जयपुर में ये एक संस्थान था, उसमें कार्यरत थे सभी चारों लोग। हाँ। तो वहाँ से काफ़ी सालों से हम साथ में पढ़ा रहे थे। जब 2020 में जब ये कोविड आया पहली बार, तो उस टाइम पे सब जगह ऑफलाइन तो बंद हो ही गया था। उससे जस्ट पहले हमारा YouTube चैनल चलता था, तो मेरी सर लोगों से इसी बारे में बात हुई कि ये एक अच्छा टाइम है कि अगर हमें मान लीजिए इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ पास नहीं लेने पड़ रहे हैं, रिलेटिवली फ्री, तो जिस तरीके से हमने मैथ में तो 2013 से ही पूरा सिलेबस डाल दिया था। हाँ सर। तो हमारी जैसे आपस में बात हुई तो हमने क्यों ना कि पूरा ही सिलेबस हम फ्री ऑफ कॉस्ट पहले बच्चों को डाल दें। बिल्कुल सर। तो वहाँ से एसोसिएशन चालू हुआ और हमने केमिस्ट्री का और फिजिक्स का पूरा सिलेबस पहले से पूरा फ्री डाला। उसके बाद फिर कुछ बच्चों की ही डिमांड आने लगी कि सर हमको मटेरियल भी चाहिए, हमें डाउट भी चाहिए, तो आप कुछ एक पेड जैसी चीज़ भी चालू कर दो। तो एज सच हमारा कोई बिजनेस प्लान नहीं था और ऐसा कोई कंपनी उठाने का हमने सोचा नहीं था। बट बच्चों ने जब इस तरह की चीज़ें बोली कि जो ट्रस्ट है वो जो हम आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, इवन लाखों रुपए फीस पे करके बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। हाँ। तो फिर उसके साथ सिंक करने के लिए मटेरियल भी वैसे ही होना चाहिए, डाउट और टेस्ट भी वैसे होने चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो ये इस कंसिडरेशन के बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक अफोर्डेबल सा कोर्स बनाया जाए। और हमने बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि जितना भी बेयर मिनिमम कॉस्ट हो सकता है, जहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर कर पाएँ बच्चों के लिए। मतलब वो ऐसा ना हो कि केवल दिखाने के लिए होगा, बट उसमें फिर सारे होने चाहिए जो भी एक बच्चे को ऑफलाइन में मिल सकता है
वो सारी चीज़ें हमने क्लोन की हैं, प्लस उससे भी बेटर जो हम कस्टमाइजेशन दे सकते हैं कि एक बच्चे को जो ज़रूरत है उसी के लिए तो उसके हिसाब से हम पढ़ाई को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया। तो हमारा जो स्टार्ट हुआ एज सच फॉर्मल स्ट्रक्चर, वो हमारा कॉम्पिटिशन ऑनलाइन से स्टार्ट हुआ। फिर सेम चीज़ स्टोरी जब रिपीट हुआ जब कोविड ख़त्म हो गया, बिकॉज वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर ऑफलाइन, बट बच्चों ने बोला कि सर हम ऑफलाइन जा रहे हैं, हम दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहते हैं। तो उन्हीं के बोल सकते हैं रिक्वेस्ट पे बोलो, प्रेशर पे बोलो, हमने सोचा कि फिर हमने ये ऑफलाइन वाला स्टार्ट किया लास्ट ईयर जयपुर में। और जैसा अभी बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बात आई थी कि आपने पहले ऑनलाइन किया, पहले ऑफलाइन किया, फिर ऑनलाइन किया, फिर ऑफलाइन किया। तो ऐसा नहीं है, सर ने उसको रिफ्यूट किया था कि पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे डेफिनेटली, फिर हमने ऑनलाइन पढ़ाया, फिर बच्चों की रिक्वेस्ट पे हमने ऑफलाइन का एक फैक्टर और ऐड कर दिया। मतलब ऑनलाइन हमारा अभी भी उतना ही सॉलिड है, उतना ही हम उसको ध्यान देते हैं, इनोवेशन करते हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं जो पूरे जैसे बोलते हैं कोचिंग जगत में हम ही पायनियर हैं जिन चीज़ों को करने के लिए। तो वो लगातार हमारा काम चलता ही रहेगा, ताकि एक बच्चा जो है उसके दिन में अगर वो 24 में से 12 घंटे पढ़ रहा है तो आई हैव टू मेक श्योर कि उस 12 घंटे में उसका 2 घंटा क्या 2 मिनट भी वेस्ट ना हो, तो उस चीज़ में वो 100% एफिशिएंसी ला पाए। इस चीज़ पे हमारी जो टीम है वो पूरे 24 घंटे रिसर्च करती है कि बच्चे का हम 2 मिनट कैसे बेटा बचा दें, चाहे हमारे उसमें 200 घंटे लग जाए। तो इसी तरह के नए नए कोर्सेज वी आर लॉन्चिंग कॉन्टीन्यूसली। जो बच्चा हमारे साथ कॉन्टैक्ट में दे नो, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो हमारा रिजल्ट है, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन के नाम पे खुले हुए हैं और पेरेंट्स के मन में ये भ्रांति है कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता। तो अगर उन्होंने कॉम्पिटिशन को नहीं देखा होगा तो शायद उनके मन में ये जरूर भ्रांति होगी, बट अगर एक बार कॉम्पिटिशन को देखेंगे, उसके रिजल्ट को देखेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी देखेंगे, तो ये वाला परसेप्शन उनका चेंज हो जाएगा। और जैसा सर ने बोला, आई ऑल्सो थिंक ऑनलाइन इज मच मोर एफिशिएंट देन ऑफलाइन। तो अगर कोई बच्चा अपने पे काबू रख सकता है, डिसिप्लिन है, तो ऑनलाइन इज मच बेटर। एंड वन थिंग और सर, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है एंड आप लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, अब ऑफलाइन में शिफ्ट हुए, तो मतलब आपको दोनों मर्ज करना पड़ेगा। तो आई थिंक हमने देखा कि आप मतलब अभी फ्री में जो लैब आप लोग प्रोवाइड किए हैं, तो उसका स्टूडेंट्स किस प्रकार से मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं आप कुछ? जैसे ऑफलाइन स्टार्ट करने के लिए, जैसे बोलते हैं कोई इंस्टीट्यूट बनाने के लिए क्या चाहिए, तो उसमें मेन चीज़ होता है कि फैकल्टी टीम होनी चाहिए, फिर आपका कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए, क्योंकि आईटी जो है वो इट इज़ नॉट समेशन ऑफ पीसीएम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरप्ले भी होता है कि केमिस्ट्री का बच्चा टाइम बचा के मैथमेटिक्स में लगा रहा है, तो अगर कोई बच्चा कहीं इंडिविजुअली पढ़ रहा है तो उसको वो वाली फील नहीं आएगी। तो वो जो सिस्टम है दैट वाज ऑलरेडी जनरेटेड बाय अस, मतलब मटेरियल हो गया, सोल्यूशन हो गया, टेक्स्ट सोल्यूशन हो गया, रिवीजन पैकेजेस हो गए, डिफरेंट टाइप के मेंस के लिए अलग, एडवांस के लिए अलग, क्रैश कोर्स हो गया, ये सारी चीज़ ऑन द प्लेट हमारे लिए तैयार थी। जब हमने ऑफलाइन लॉन्च किया तो हमें बस एक बिल्डिंग चाहिए था, बाकी एवरीथिंग वाज रेडी। ऑफलाइन में फिर हमने ये देखने, मतलब बाकी जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उनकी बच्चे तो वहीं से आते हैं, जैसे कोई ऑफलाइन वहाँ से पढ़ के उन्होंने बताया कि ये कमी थी कि पूरे साल सीबीटी नहीं कराया गया, बिल्कुल लास्ट में कराया गया, तो उसको फील नहीं मिली। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे जैसे बोलते हैं कोर्सेज डिज़ाइन करने की कोशिश की कि ऑनलाइन का जो फ़ायदा वो भी उस बच्चे को मिल पाए जो यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ रहा है, वो अपनी पढ़ाई को कस्टमाइज़ कर पाए। और कंप्यूटर लैब का भी ऑफकोर्स हमने इसी दृष्टि से हमने यहाँ पे स्थापित किया कि बच्चा पूरे साल एक तो रिवीजन के लिए यूज़ कर सकता है, टेस्ट के लिए यूज़ कर सकता है, और पेपर के लिए तो यूज़ कर ही सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रियल फील्ड तो कंप्यूटर के सामने बैठ के ही है। तो इस हिसाब से हमने वो सब चीज़ें बनाया। तो आई वुड से कि आई एम प्राउड टू से शायद कॉम्पिटिशन इंडिया में बेस्ट सर्विसेज दे रहा है इन ऑफलाइन ऑल्सो। यस सर। एंड अभी सर कितने बैचेज चल रहे हैं स्टूडेंट्स के? एक और चीज़ है, लाइक हम लोग भी ऑफलाइन कोचिंग किए हुए थे कोटा में, तो हमने एक चीज़ जो नोटिस किया कि लाइक जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो तो एक तो फीस भी पूरी फुल पे करते हैं, क्योंकि उनको कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा होता कोचिंग की तरफ। फिर उसके बाद जब वो कोचिंग में जाते हैं तो वो सफल करके ऐसे बैच बना दिया जाता है कि लाइक ये जो बिलो एवरेज वाले होते हैं वो बेचारे वहीं रह जाते हैं जहाँ से आए होते हैं, उनमें कुछ ऐसे खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखो, जैसे मैं ये बताऊँ कि ये बात सही है कि किसी बैच में एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को समय लगता है कोप अप करने में, पीसीएम को मैनेज करने में, क्योंकि जेई की पढ़ाई है, एक लेवल तो मेंटेन करना ही पड़ता है, बट बाद में वो पिकअप भी कर लेते हैं।
तो ज़्यादातर बच्चे कुछ समय के साथ पिकअप कर लेते हैं। बट हमने जैसे सुबह में हम पढ़ाते हैं 8 बजे से लेकर के मान लो उनकी 12:30-1 बजे तक क्लासेस हुई रेगुलर, हम इवनिंग में फिर 2 बजे से लेकर के उनको फिर पर्टिकुलरली फिजिक्स में और मैथ्स में जहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा होती है वहाँ पर हम उनके प्रैक्टिस सेशंस लगाते हैं। हम अपनी पूरी बिल्डिंग उनको देते हैं, रिसोर्सेज लगाते हैं कि उनसे यहीं बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाए। कुछ मटेरियल देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पता नहीं वो घर पे करे नहीं करे तो वो करवाते हैं। खासकर उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके जिनके रिलेटिवली कम मार्क्स आ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों के बेसिक्स पे ज़्यादा काम किए जाए। तो सुबह भी क्लासेज हैं उनकी, शाम को भी क्लासेज। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड सर एक और चीज़ थी कि लाइक तो आप लोग जैसे मोहित सर मैथ्स के हैं, तो आप एक बार मैथ्स में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बता सकते हैं क्या कि लाइक बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे स्ट्रगल करते हैं जो मतलब पहले से जिनकी मैथ्स थोड़ी वीक होती है वो फिर जेईई में आने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर जब कोई भी उनका सब्जेक्ट गड़बड़ होता है तो वो उनके मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है कि लाइक हमने फ़ीस भी दिया है एंड चीज़ें समझ नहीं आ रही, 2 साल का टाइम है एंड फिर मैं बर्बाद हो जाऊँगा, ये वाली सोच रहती है। तो फिर लाइक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या एडवाइस है? मतलब देखिए, मेरे हिसाब से जो बच्चा IIT JEE में चूज़ किया होगा 10th तक उसका मैथ ही शायद फेवरेट रहा होगा, तभी वो इधर आने की कोशिश किया होगा। बट जब बच्चा 11th में आता है तो उसको हेल हेवन का डिफरेंस नजर आता है कि ये तो वो मैथ ही नहीं जो मैं अभी तक 100 में से 100 लेके आ रहा था। तो दैट इज़ ए नेचुरल प्रोग्रेशन और सभी के साथ मोर और लेस सभी के साथ ऐसा होता है। बट इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ऐसे करने से हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और जुआ नहीं खेल सकते, मतलब चांसेस नहीं ले सकते। हम किसी भी पर्टिकुलर तरीके से तैयार करते हैं ना कि जो टफ चैप्टर है वो छोड़ देते हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ प्लेइंग बेट ऑन योर फ्यूचर, व्हिच आई विल नॉट सजेस्ट। तो जो बच्चा अभी 11 से स्टार्ट कर रहा है, 11 से 12 तक बहुत ज़्यादा टाइम होता है अगर बच्चा उसको सिंसियरली यूज़ करे। और जैसा हमने बोला कि मतलब हम अपने बच्चों को यूजली ये बोलते हैं कि हमें और कोई जादू तो नहीं पता सेलेक्ट कराने के, बस हमें ये पता है कि अगर तुम डेली 10 से 12 घंटे पढ़ोगे और हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ोगे तो आप आराम से 1000 के अंदर पहुंच जाओगे अगर ईमानदारी से पढ़ाई करोगे और किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत नहीं है। तो जो ये वाला जो मेहनत वाला पार्ट है इसका तो मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता, बट 2-3 चीज़ें मैं ये बता सकता हूँ कि पहला चीज़ तो हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और इनिशियली कभी कभी दिक्कत ये होता है कि जब बच्चा मान लिया, वैसे तो सभी टीचर अपने हिसाब से पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे की ट्यूनिंग ना बैठे या मतलब वी शुड एक्सेप्ट के सब टीचर की कैपेबिलिटी इक्वल नहीं होती। तो अगर बच्चे का इनिशिएशन चैप्टर में सही नहीं है तो उसको फोबिया बन जाएगा, फिर उसको वो 11th, 12th और 13th तीनों ही जगह उसको वो परेशान करेगा। तो अगर कोई बच्चा 11th में और ऐसा है तो मैं बोलूँगा कि उसका रामबाण इलाज हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना कोचिंग छोड़ो, आप एक बार वहाँ पढ़ो तो जो आपके कॉन्सेप्ट हैं एक बार जब वो बनना चालू हो जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग यू विल बी एबल टू डू, उसके आगे आप अपनी कोचिंग में ही शायद समझ में आने लगेंगे आपको चीज़ें। बट वो इनिशियल जो स्टेज है स्पेशली 11th वाले बच्चों के लिए उनको तो बोलूँगा कि आप एक बार अगर आपको अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने में दिक्कत आ रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और आपने अपनी तरफ से 100% मेहनत किया है तो भी ये दिक्कत है, तो आई से कि एक बार हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर पढ़ें। वहाँ पे आपको फंडामेंटली जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं ना, वैसे ही कॉन्सेप्ट के ब्लॉक आपको मिलेंगे। आपने अगर उसके थ्रू जाओगे तो आगे की जर्नी विल बी वेरी स्मूथ। ये तो 11th वाले बच्चे हो गए। 13th वाले जो बच्चे हैं जो 2024 में शायद एग्जाम देने वाले हैं, अगर किसी ने 11th-12th में तैयारी नहीं की है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसके लिए टाइम बहुत कम है, तो उसको थोड़ा सा अपना प्लान करना पड़ेगा। एंड आई वुड से कि उसको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जो भी गिवन टाइम है हमारे पास उसमें ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि वो बेस्ट ऑफ दोनों निकाल पाए, मेंस में भी बेस्ट कर पाए, एडवांस में भी बेस्ट कर पाए। तो उसके लिए हम ऐसा बोला जा सकता है कि उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अभी से लेकर मेंस तक वो पहले वो टॉपिक अच्छे करने की कोशिश करे जिसमें यूजली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसे कौन से चैप्टर हैं उसके लिए हमने यूट्यूब पे अपना वैसे वीडियो डाल रखा है। मैथमेटिक्स में बहुत जल्दी बता देता हूँ कि वेक्टर थ्योरी है और इंटीग्रेशन है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, एओडी है और भी चैप्टर्स हैं डेफिनेटली। इन पे जो ज़्यादा तवज्जो दे, पहले मतलब इनको ढंग से करने की कोशिश करें और मेंस तक अगर वो एक मिनिमम लेवल तक सारे चैप्टर तैयार करके चला जाए, मतलब कुछ चैप्टर तो अच्छे हो गए, बाकी सारे चैप्टर एक मिनिमम लेवल तक तो जरूर तैयार करनी चाहिए, क्योंकि मेंस का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और इजी क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा यू विल नेवर नो। तो अगर आप 5 चैप्टर छोड़ के चले जाओ, उन्हीं 5 से परीक्षा ईजी आ गया तो गया नहीं। तो एक तो ये करें कि मेंस 1 तक मिनिमम लेवल तक पूरा कोर्स तैयार करें और जो मैंने चैप्टर बोले उनको थोड़ा सा अगर टाइम है तो ज़्यादा फोकस करें। मेंस 1 के बाद भी
एडवांस तक दे आर 4 to 5 months, जिसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जा सकती है। वहाँ पे क्लासेस भी नहीं होती। तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी डाला था 2 phase स्ट्रैटेजी करके, बच्चा एक बार उसको भी देख सकता है अगर उसको रियली में ये दिक्कत है तो डिटेल वीडियो के लिए, वरना मेरे ख्याल से उसको क्रक्स समझ पाए। एंड सर वैसे फिजिक्स में आपकी तरफ से कुछ सजेशंस? जैसे ना फिजिक्स मुझे ऐसा लगता है कि ना पिछले 4 साल का जो ट्रेंड है ना वो काफ़ी कुछ ऐसा है कि ना काफ़ी प्रोसीजरल पूछते हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह के सवाल लगातार पूछते रहते हैं, बट बच्चे फिर भी नहीं कर पाते। उसके पीछे मेन कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा है वो काफ़ी हद तक जेईई की प्रिपरेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी वैसे ही कर रहा होता है जैसे वो 9th-10th क्लास की पढ़ाई कर रहा है। वो दिन भर लेक्चर देख रहा है, वीडियो देख रहा है, मोटिवेशनल लेक्चर्स देख रहा है, वो पेन नहीं चला रहा, वो पेन उठाता ही नहीं है, वो सवाल ही सॉल्व नहीं करता। और जब वो 11th-12th क्लास में सवाल नहीं करता तो उसे लगता है कि मैंने 11th-12th क्लास में सवाल नहीं किया, चलो अब रिपीट के साथ सवाल करो। तो वो रिपीट करता ही इसलिए कि उसे सवाल करने, हालांकि फिर वो रिपीट करने पर जब आता है तो फिर उसे अगेन ऐसा लगता है कि यार बाकी जो रिपीटर्स हैं वो तो मेरे से आगे हैं, तो वो पीछे वाली फीलिंग आती है, बट दैट्स ओके, दैट्स मैनेजेबल। बट कुल मिलाकर बच्चा सवाल नहीं करता। अदरवाइज बच्चा जो चीज़ उसने पढ़ी है उस पर अगर आसान प्रोसीजरल सवाल भी कर ले तो बड़े आराम से अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो पहला काम है सवाल करना, दूसरा है रेगुलरली रिवाइज करना। जब मौका मिले तब रिवाइज करें। रिवीजन में मैथ्स में और फिजिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि सवाल करना ही रिवीजन है एक तरीके से। मतलब सवाल करने से काफी सारा आइडिया जो कॉन्सेप्ट नहीं आया उसको रिवाइज कर दिया। एनर्जी कब कंजर्व करते हैं, कब बीटा माइनस डी के होता है, कब बीटा प्लस डी के होता है, वो सवाल करने से लंबा आइडिया लग जाता है। कॉपी पढ़ो, सवाल करो तो रिवीजन हो ही जाता है। तीसरा और जो सबसे बड़ा एक तरह से पेंडेमिक है वो ये कि बच्चा टेस्ट देता ही नहीं। बच्चा ये सोचता है कि ना बच्चा पूरा साल भर टेस्ट नहीं देगा और जैसे ही एग्जाम आने वाला होगा ना वैसे ही वो कहेगा कि अच्छा अब 30 दिन बचे, अब मैं लगातार 30 दिन टेस्ट दूंगा। ऐसा सोचता है बच्चा, पहले दिन सोच के चलता है कि पहले टेस्ट नहीं दूंगा, लास्ट के 1 महीने में 30 टेस्ट दूंगा। वो उस दिन भी टेस्ट नहीं देता, तो वो पूरे साल में टेस्ट देता ही नहीं। तो टेस्ट नहीं देना तो अपने आप में एक पेंडेमिक है जो लगभग फैला हुआ बच्चों के अंदर। जैसे मान लो कि 11 लाख बच्चे का एग्जाम देते ना, तो उसमें से 10 लाख बच्चा तो पूरे साल भर टेस्ट देता ही नहीं है। तो सारा कंपटीशन जो सिर्फ ऊपर के 1 लाख बच्चों में ही है। तो मतलब अगेन कहूंगा फिजिक्स में तो सिर्फ 3 बातें, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते रहो, सवाल करते रहो, रिवाइज करते रहो, टेस्ट देते रहो, और ज्यादा कुछ खास सोचने की आवश्यकता नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स और वेव्स और थर्मो, ये टॉपिक ऐसे दूसरे से रिलेटिवली आसान है। इसमें से वेव्स, थर्मो और ऑप्टिक्स थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा पूछते हैं, एडवांस में अच्छे सवाल पूछते हैं और एनसीईआरटी रेडी। एंड सर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के बारे में? हाँ देखो, वैसे तो काफ़ी चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री तो फिजिक्स जैसा ही है, तो जो सब ने बताया है वो मेरे ख्याल से वहाँ भी अप्लाई होती है। इनऑर्गेनिक में ये है कि थोड़ा रिवीजन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, चीज़ों को बार बार याद करना पड़ता है। रिएक्शंस हैं, कंपाउंड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर हैं, कई बार वो याद ही रखनी पड़ती हैं। तो बार बार रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें परमानेंटली मेमोरी में आ जाती हैं और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से होता है। केमिस्ट्री का एक खास फायदा है इनऑर्गेनिक का, इनफैक्ट ऑर्गेनिक का भी। अगर क्वेश्चन आता है ना तो बस आधे मिनट में हो जाएगा। टाइम यू कैन सेव एंड यू कैन इन्वेस्ट इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स। बाकी तो मैं ये कहूँगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो आजकल तो जेईई मेन के पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा यूनिफॉर्म रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ चैप्टर से कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा रहा है, जिसमें पी ब्लॉक के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर डबली इंपॉर्टेंट बिकॉज वो फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट और फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स में भी दिखेंगे, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दिखेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वो अच्छे से पढ़ें। कई बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलाकर के 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोनों में मिलाकर के। बाकी ऑर्गेनिक के लिए सर ऑर्गेनिक के लिए सर वैसे मैथ्स में, फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी सर ने बताया कि क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिवीजन को मतलब थ्योरी को टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैथ्स में तो क्वेश्चंस करने को 60-70% टाइम अगर मैं डिवाइड करूं तो इतना टाइम तो जाता है और देना भी पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो थ्योरी का पार्ट ज़्यादा है और जेईई मेन के लिए स्पेशली थ्योरी का रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आसान, मतलब करेंगे एंड में कर लेंगे, लेकिन फिर एंड में जब वो पढ़ने लगते हैं ना सब कुछ मिक्स हो जाता है, फिर क्लियर नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं। तो लगातार साल भर है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर उसको थ्योरी को अगर देते रहो ना लगातार, तो इतना बर्डन आता ही नहीं। क्वेश्चंस तो ये है कि हाँ थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चंस करने से तो
आप उस थ्योरी को, उस रिएक्शंस को रिकॉल कितने जल्दी कर पाते हैं, ये बस इतना ही है। रिवीजन तो क्वेश्चंस के थ्रू हो जाता है, लेकिन इतना क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें थ्योरी को बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंस जैसे सर ने बताया कि सारा इक्वल सा ही आ रहे हैं पेपर, तो फिर भी कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं कि स्टूडेंट खुद भी अपने लेवल पे 2-3 बार पढ़ ले, जैसे पॉलीमर चैप्टर, उसमें कुछ समझने का कुछ नहीं है ऐसे ज्यादा, उसको 2-3 बार पढ़ ले कि कौन से पॉलीमर है, कौन से मोनोमर है और कहाँ उसके यूज होते हैं। उसमें टीचर की मुझे लगता नहीं है कि 12th क्लास के लेवल पे टीचर की कोई आवश्यकता है पढ़ाने। एंड सेम फॉर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। के लिए मैं थोड़ा बात करूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट है वो एडवांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना तो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, मैक्सिमम चीजें एक कॉमन सी हैं, सब पता चल गया। जेईई मेन में तो हम लोग कई बार कहते भी हैं कि एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है। एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ा और फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चंस किए ना, तो अब आइडिया लग जाता है क्वेश्चंस बनेंगे कैसे और कैसे निकालेंगे। लेकिन एडवांस के लिए तो फिर थोड़ी समझ चाहिए, तो उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म पे ध्यान देना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच सर, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम हम लोग के साथ दिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे आप लोग स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते, बट डेफिनेटली ये वीडियो बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रहा होगा। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।